जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 5वां चैप्टर जो कि है नागरी लिपि और यह एक निबंध है दोस्तों, और इसके जो रचनाकार है वह है गुणाकर मुले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नागरी लिपि के जितने भी एमबीबीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न या के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि दोस्तों हमने जो नागरी लिपि का जो सारांश बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, उसे जा करके ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशंस को करते हैं, और यदि दोस्तों आपका कितना सही होता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहता है हिंदी भाषा की लिपि है। दोस्तों हिंदी भाषा जो कि यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये हिंदी भाषा है और आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदी भाषा, और हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये जो नागरी लिपि है दोस्तों, नागरी लिपि को ही देवनागरी कहते हैं, ठीक है। और देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा हो गया, आपका नेपाली भाषा हो गया, और क्या कहते हैं संस्कृत भाषा हो गया, और दोस्तों बहुत सारे भाषाएं हमने लिखा था आपको, मराठी भाषा हो गया, सारे के सारे भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुख लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में है, कहता है यहाँ पर दोस्तों कि गुणाकर मुले, कहता है गुणाकर मुले का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुणाकर मुले का जन्म जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है सी में महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गुणाकर मुले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो दोस्तों गुणाकर मुले जो थे यह अमरावती जिले से बिलोंग करते थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है किस परिवेश में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन है नगरीय परिवेश, ग्रामीण परिवेश, उच्च स्तरीय परिवेश, और दोस्तों इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गुणाकर मुले की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह ग्रामीण परिवेश में हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मुले जी ने, कहता है दोस्तों कि मुले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की। दोस्तों गुणाकर मुले को शॉर्टकट में मुले भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुले जी ने मिडिल स्तर की जो शिक्षा ग्रहण की दोस्तों, तो या पढ़ाई की दोस्तों, तो वह किस भाषा में की। ऑप्शन है गुजराती भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, मराठी भाषा में जो है सो मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी, ठीक है, मराठी भाषा में। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। मराठी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वह है देवनागरी लिपि, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है गुणाकर मुले की शिक्षा की भाषा क्या था, ठीक है। गुणाकर मुले की शिक्षा की भाषा, जैसा कि हमने आपको बताया कि मराठी भाषा में उन्होंने जो है अध्ययन किया, तो शिक्षा की भाषा भी दोस्तों मराठी ही हो जाएगी ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर मराठी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अक्षरों की कहानी, कहता है अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है अक्षरों की कहानी, ठीक है, और यह रचना है दोस्तों तो किसकी है, अनामिका की, गुणाकर मुले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्षरों की जो कहानी है, ये जो रचना है ये है गुणाकर मुले की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो दोस्तों नागरी लिपि जो है इसकी विधा क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, यानी कि इसका निबंध सारांश जब बता रहे थे दोस्तों इसका, तो बताया था कि नागरी लिपि की जो विधा है वह है निबंध, ठीक है। नागरी लिपि की विधा क्या है दोस्तों, निबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि, कहता है दोस्तों नागरी लिपि पाठ गुणाकर मुले की किस रचना से लिया गया है। तो दोस्तों नागरी लिपि जो लिया गया है वह लिया गया, यहाँ पर ऑप्शन है अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, भारतीय विज्ञान की कहानी से। तो दोस्तों नागरी लिपि जो लिया गया है वह लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, ठीक है। ये जो नागरी लिपि पाठ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, या इसका एक्सप्लेनेशन जो हम लोग किए थे और आपके हिंदी में जो दिया हुआ है दोस्तों, तो नागरी लिपि पाठ जो है किस लिपि में रचित है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि नागरी लिपि जो है देवनागरी लिपि में जो है रचित है, ठीक है। नागरी लिपि पाठ जो है देवनागरी लिपि में रचित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के टाइप, कहता है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे।
तो दोस्तों जो कि आपका निबंध का जो है पहला लाइन है कि देवनागरी लिपि के जो है टाइप 2 सदी पहले बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए नंबर में 2 सदी पहले। ठीक है, 2 सदी पहले जो है इस लिपि के टाइप बने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत दोस्तों नेपाली भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, सभी भाषाएं जो है सभी भाषाएं की लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि। ठीक है, नेपाली भाषा का भी लिपि जो है दोस्तों देवनागरी लिपि ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो दोस्तों मराठी भाषा में लेखक क्या किए थे, गुणाकर मूले विद्या ग्रहण किए थे दोस्तों। और मराठी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गुणाकर मूले, कहता है गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। ठीक है, बहन की संज्ञा दिया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में जब इसका सारांश बता रहा था, तो बांग्ला लिपि को, ठीक है, बांग्ला लिपि को जो है गुणाकर मूले क्या बोले थे, देवनागरी लिपि के बहन की या नागरी लिपि के बहन की संज्ञा दी थी। ठीक है, बांग्ला लिपि को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है दोस्तों दक्षिण भारत से मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत से। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि गुप्त काल, कहता है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तो दोस्तों गुप्त काल से जो है ब्राह्मी लिपि का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल से जो है ब्राह्मी लिपि का संबंध है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो नागरी नाम जो है दोस्तों, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। तो ऑप्शन है 1000 के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। तो दोस्तों नागरी लिपि जो है यह अस्तित्व में आया 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 ईस्वी के आसपास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा। दोस्तों विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा दोस्तों, तो विजयनगर के शासक बोले थे अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नंदी नागरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस बैंक में का प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि गुणाकर मूल्य की रचना क्या है। तो दोस्तों गुणाकर मूल्य की जो रचना है वह है नागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि इसकी रचना सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों नागरी लिपि जो शीर्षक है और यह एक निबंध है दोस्तों, तो इसके निबंधकार कौन है दोस्तों, यानी कि इसको किसने लिखा है दोस्तों, तो इसको लिखा है गुणाकर मूल्य ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो यहाँ पर नागरी लिपि पढ़ते हैं, तो यह जो है पाठ किस लिपि या किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। तो हमने आज जैसा कि आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में जब मैं इसका सारांश बता रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि नागरी लिपि जो लिया गया है दोस्तों निबंध या भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मराठी भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है सिद्धम लिपि क्या है। तो दोस्तों सिद्धम क्या है, यहाँ पर कहता है सिद्धम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। तो दोस्तों सिद्धम जो है यह एक प्रकार की लिपि है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन है प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, काशी को जो है, काशी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई। ठीक है, काशी को क्या दी गई है दोस्तों, देवनागरी की संज्ञा दी गई। तो आपसे पूछे यदि कि किसको देवनागरी की संज्ञा दी गई है दोस्तों, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिंदी के आदि कवि कौन है? यह ऑप्शन है सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी के आदि कवि है सरहपाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अमोघ वर्ष कौन था। कहता है अमोघ वर्ष जो है यह कौन था? एक विद्वान था, या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, या एक कवि था, या एक राजवेद था। तो दोस्तों अमोघ वर्ष जो था यह एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह एक राजा था। ठीक है, अमोघ वर्ष क्या था? एक राजा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मिहिर भोज। ठीक है, कहता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिष्ट जो है किस भाषा में है? तो दोस्तों मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशिष्ट है वह यहाँ पर है प्राकृतिक भाषा, प्राकृत में, या अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशिष्ट था वह संस्कृत भाषा में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बेतमा कहाँ है। दोस्तों बेतमा जो है ऑप्शन है इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, या पटना के पास। तो दोस्तों बेतमा जो है यह इंदौर के पास है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो बेतमा कहाँ है? बेतमा दोस्तों इंदौर के पास है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा ने पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, कहता है दक्षिण भारत के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है महेंद्रपाल, राजा वर्गुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर सही हो जाएगा राजा वर्गुण। ठीक है, वर्गुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजा वर्गुण के जो है वर्गुण के समय में पलियम ताम्रपत्र मिले थे। ठीक है, दक्षिण भारत में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि उत्तर भारत। दोस्तों कहता है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। दोस्तों उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में जो है दिया हुआ है दोस्तों, और हमने आपको बताया भी था एक्सप्लेनेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गुणाकर मूल्य। कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में अमरावती जिले में हुआ था। ठीक है, और महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमरावती जिले में महाराष्ट्र में हुआ था 1935 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गुणाकर मूल्य। कहता है गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। दोस्तों गुणाकर मूल्य ने ऐसी कौन सी किताबें लिखी थी जिसमें पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी है। तो संस्कृत, अक्षर कथा, पुरालिपि शास्त्र, या फिर प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि अक्षर कथा। ठीक है, अक्षर कथा में इन्होंने जितने भी लिपि है दोस्तों सबका जो है विस्तृत जानकारी दी है, यानी कि विस्तार से बताया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मराठी कौन सी लिपि है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बार बार आता है यहाँ पर कि मराठी कौन सी लिपि है। तो यहाँ पर मराठी का क्या हो जाएगा दोस्तों? देवनागरी लिपि। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। यहाँ पर दोस्तों कहता है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। ठीक है, तो उस समय जो है गुप्तों की राजधानी पटना को ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो दोस्तों उस समय जो है पटना को देवनगर कहा जाता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह उसका व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए पटना को जो है देवनगर भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणाकर मूल्य ने 25 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक लेख लिखे थे। ठीक है, 2500 से अधिक लेख लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों भारतीय लिपियों की जो कहानी है यहाँ पर दोस्तों कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी और लिपि से संबंध जितनी भी बात आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, तो लिपि किसने लिखा है? गुणाकर मूल्य ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुणाकर मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि इस्लामी शासक का आरंभ काल। दोस्तों कहता है इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है। तो दोस्तों इस्लामी शासक का जो आरंभ काल था वह था 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर है 1995 ईस्वी में, 1999 में, 2005 में, या 2009 में। तो दोस्तों गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी 2009 में आकर के हुई थी। ठीक है, तो 2009 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सारे के सारे प्रश्न समझ गए होंगे दोस्तों। तो बहुत कम समय में हमने आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर आपको फ्री में PDF दिया जाएगा, ठीक है, फ्री। और दोस्तों PDF का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो वहाँ टेलीग्राम पे जा कर के आप ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों यदि आप और इसके एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। और इसके सब्जेक्टिव का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा कर के उसे ज़रूर देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।